जाग लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ मुनीबा आसिफ और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी जिंदगी बड़े ही भरपूर अंदाज से गुजारे होंगे। आज आपने मौसूल होने वाली किसी किस्म की अफवाह पर कान नहीं धरना, क्योंकि आज यकम अप्रैल है और ये दिन पूरी दुनिया में अप्रैल फूल डे के नाम से भी मनाया जाता है। और हम सबको पता है कि जिसमें लोग झूठ बोलकर एक दूसरे को सरप्राइज करने की कोशिश भी करते हैं। इस दिन बोले जाने वाले झूठ बेशुमार लोगों की जिंदगियों में जहर भी घोल देते हैं और बाज अफराद नामाकूल शरारतों की जद में आकर शदीद सदमे में जान तक हाथ धो बैठते हैं। कुछ लोग इस दिन किए जाने वाले मजाक कई हंसते बसते घर भी उजाड़ने की वजह बनते हैं और दूसरी जानिब मजाक करने वाला इन नुकसानात का चाहते हुए भी कभी भी अजाला नहीं कर सकता और पछतावा हमेशा के लिए उसका मुकद्दर बन जाता है। तो इसलिए जनाब आज आपने दिन भर बहुत ही होशियार रहना है और किसी भी किस्म की अनहोनी खबर सुनकर रद्द-ए-अमल देने से पहले तस्दीक लाजमी कीजिएगा। लेकिन मैं ये भी कहती चलूंगी कि मोहलिक वायरस है और उसकी होलनाकियां जारी है। रोजाना की बुनियाद पर केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 27% से तजावुज कर चुकी है। लाहौर में मूजी वबा से रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। एक ही रोज में 33 अफराद वायरस से जाबाक हो गए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 1402 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान तिब्बी माहिरीन का कहना था कि बच्चे इस मोहलिक वायरस से महफूज हैं और बच्चों में वायरस फैलने के खदशात इंतहाई कम हैं, जबकि तीसरी लहर के दौरान बच्चे भी मुतासर होने लगे। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर आज पाबंदियों का इतलाक भी कर दिया गया है। ये नई पाबंदियां किस हद तक कारआमद साबित हो सकती हैं, कोरोना वायरस क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा, तीसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निजामी साहब। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जाग लाहौर में। सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये जो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमने देखा है कि मुसलसल इजाफा हो रहा है केसेस में, तो ये जो हुकूमत की जानिब से SOPs और लॉकडाउन का निफाज किया गया है, आपको लगता है कि ये इसमें ताखीर नहीं होगी? पहले नहीं करना इससे पहले मैं अभी सुन रहा था आपने 1 अप्रैल के बारे में जी ये फरमा दिया कि जो बात भी की जाएगी आज मजाक होगा। वेयर एज इट इज नॉट अ मजाक। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये बड़ी सीरियस बात है जिसका आपने आज टॉपिक उठाया, जो कि कोविड के लिए। इसमें देखें 3 एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक है हमारे लोग, अवामुन्नास, हमारा समाज, हमारे मुआशरती और समाजी रवैये। दूसरी है सरकार, स्टेट, और तीसरे वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि सरकार को और कहना चाहिए स्टेट को रूल करते हैं, दैट इज द गवर्नमेंट। एग्जैक्टली। उसमें बाबूज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं और ये जितनी भी मशीनरी है उसके साथ आते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड को इन तीनों में से किसी ने भी लगता है कि सीरियस नहीं लिया। अच्छा। पहली वेव थी एंड वी हैव बीन एविडेंट टू इट कि जब पहली वेव आई थी तो उस वक्त लोगों के अंदर ज्यादा अवेयरनेस अवेयरनेस ज्यादा थी। कुछ मैं खौफ तो कहना मेरे कभी नहीं कहता, आई स्पीक अबाउट द कॉन्शियस। ठीक है कि हम बाशऊर थे उस वक्त, हमने समझा, लोगों ने समझाया, तंजीमों ने समझाया, हुकूमत ने बिहेव किया, तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ठीक आई। उस वक्त भी पहली वेव के अंदर कुछ अनासिर थे कि जिन्होंने साइंस को किसी और तरीके से देखने की कोशिश की। जब हमारे जैसी तंजीमें, वो जैसे खाकसार ये कह रहे थे कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना होगा, तो थे ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन नहीं करना क्योंकि हमारी मईशत खराब हो जाए। सही है। लेकिन जब प्रेशर्स बिल्ड हुए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लॉकडाउन भी हुआ और सबने देखा कि पाकिस्तान नाउ स्टेट टू बी के जी दुनिया के अंदर एक एग्जाम्पलरी मुल्क बना के रखती है कि जी हमने कोरोना के ऊपर अब ये जो गलत फहमी एक आ गई दैट वी आर कैपेबल टू कंट्रोल कोविड-19, इसका अब दावा जब इंसान किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए ना, फिर कहते हैं कि उन्हें अल्लाह भी नहीं ठीक कर सकता। द रीजन बीइंग कि उसने ठीक होना ही नहीं चाहता। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब जो 3rd वेव आपने जिसका तस्करा किया, जब तक हुकूमत, जब तक इदारे इसका इहाता नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आप जैसा फरमा रही थी कि 27% अगर पॉजिटिविटी रेट आए तो यहाँ पे तो कर्फ्यू लग जाना चाहिए। 8%, 6% उसके साथ है। हम मतलब एज एसोसिएशन और आई हैव बीन वेरी वोकल टू असिस्ट द गवर्नमेंट एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते से कि हुकूमत को यहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी का निफाज करना चाहिए। चले इन्होंने मान लिया कि जी इमरजेंसी नाफिज हो गई है,
लेकिन इमरजेंसी का मीन बाय समथिंग, अगर इमरजेंसी है, अगर किसी ने नाम मोहम्मद अशरफ लिखा, क्या क्या करना चाहिए सर? उसमें मैं समझता हूँ 3-4 चीजें हैं। एक तो हुकूमत ने जो थर्ड वेव को बड़ा इजी लिया कि जो हमारे एयरपोर्ट्स थे ये खुले रहे, वेयर एज जब ये 3 मुल्क थे, ब्राजील था, साउथ अफ्रीका था, जिनकी एक वेरिएंट नई आई, मतलब म्यूटेशन तो इसकी बहुत सी होती है, सो नॉट गोइंग इनटू डिटेल कि व्हाट इज अ म्यूटेशन, वायरस क्या होती है, आरएनए क्या होता है, डीएनए के वायरस, इसमें हम कतई तौर पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो दुनिया ने किया, दुनिया ने साउथ अफ्रीकन ब्राजीलियन कम हुई, लेकिन ये जो ब्रिटिश वाली वेव थी, जो विलायती वायरस थी, ये विलायती वायरस बहुत तेजी से फैली, और उसके अंदर मानना ये है कि ये 70% उससे ज्यादा तेजी से फैली। वेयर एज कि यूरोप ने बर्तानिया के साथ अपने एयरपोर्ट्स बंद कर दिए, उन्होंने आने जाने पे पाबंदी लगा दी, और जिसको हरफे आम में हम कहते हैं कि लॉकडाउन कर दिया अगेंस्ट द यूके। यूके वालों ने क्या किया कि यूके के अंदर भी कोई बंदा आएगा तो उन्होंने कहा कि भाई जी पहले तो टेस्टिंग के पैसे दोगे, नंबर 2 यू विल स्टे एट द होटल। पहले जो उन्होंने कहा था कि घर में चले जाएं और फिर क्वारंटीन करके और फिर टेस्ट करवा लें, उन्होंने भी उसके ऊपर स्टिक कर दिया। हम ऐसे अल्लाह वाले साबित हुए हुकूमत पाकिस्तान और यहाँ के लोग। इन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ तो कोई मसला ही कोई नहीं है, हमने कह दिया कि हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया तो हमने कर लिया। एक देखिए लोगों का माइंडसेट वही होगा जब आप कहेंगे, जब आप यहाँ पे बैठ के ये कहेंगे कि मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है और सब चीजें ठीक हो जाएंगी, मेरे जैसा सादा आदमी तो यही समझेगा कि मैडम ने सुबह सुबह कहा है कि लेकिन सर डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि कोरोना है, हुकूमत भी कह रही है कोरोना है। कहने से फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत के एक्शंस क्या हैं। हुकूमत के एक्शंस जब उसके साथ हैं, बगैर मास्क के आपके प्राइम मिनिस्टर साहब इन्फेक्ट हो गए, प्रेसिडेंट इन्फेक्ट हो गया, आपके वजीर दाखिला साहब इन्फेक्ट हो गए, वजीर आला पंजाब मतलब इन्फेक्ट हो गए, एवरीबॉडी हैज गॉन थ्रू। लेकिन शहरियों की अपनी भी तो एक जिम्मेदारी है ना, हम तो रोज हर इवेंट पे हर शो में कह रहे हैं कि कोरोना है और मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। देखिए आई एम ग्रेटफुल टू द मीडिया एंड द जर्नलिस्ट कम्युनिटी कि वो लोग बावजूद इसके कि आप तो एक बात करने के भी पैसे लेते हो लेकिन बगैर पैसे के लोगों को मैसेज दे रहे हो, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एज एसोसिएशन। लेकिन हुकूमत ने जो करना था, जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे 3 ही मैंने कहा था, एक हुकूमत है, एक अवाम है, या हमारे माशरती और समाजी रवैये हैं, उनके अंदर अवाम को मैं कतई तौर पे बरी उज़्मा नहीं समझता। ये मैं कसूरवार हूँ एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, मैं कसूरवार हूँ इसके लिए, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना था, ये सरकार की और हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अब जब हमारे एयरपोर्ट्स देखिए मैम 3 चीजें होती हैं, एक होती है कि वायरस गोज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसने उससे कर दिया, फिर एक मरीज से उसने मतलब ज्यादा को कर दिया, और तीसरी जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है कि वो मरीज फारिग हो गया, विद इन द कम्युनिटी इसका स्प्रेड शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हमारे साथ हुआ जो 70% ये विलायती वायरस है, इस विलायती वायरस ने वाउन इलाकों के ऊपर जहां पे इंग्लैंड से वहां लोग आए थे वहां पे अब ये फैल गई। अब लाहौर के अंदर 27% मीन बाई, और एक याद रहे कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी अभी 35-37 हजार के ऊपर ही है पूरे पाकिस्तान में, हम लोग बड़े नहीं है, वेयर एज वी हैव द कैपेसिटी 1 लाख 1.5 लाख की है, हमारे पास पैसे नहीं है, कहते हैं पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है, टेस्टिंग नहीं कर रहे, उन टेस्ट करने वालों में से, और टेस्ट वो करवाता है बंदा जिसको सिम्टम्स होते हैं, बिल्कुल, और देखने में ये आया कि 80-90% तो सिम्टम फ्री होते हैं। तो मीन बाय कि लाहौर के अंदर पॉजिटिविटी अगर 27% है तो लाहौर के अंदर इस वक्त लाखों लोग हैं जो कि अफेक्टेड हैं इस कोविड के साथ। लेकिन सर शिकायत भी तो यही आ रही है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे लेकिन हम टेस्ट कराते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। नहीं, उनको करवाता वो टेस्ट है जिसको कि सिम्टम्स आते हैं, बगैर सिम्टम्स वाला तो टेस्ट करवाते ही। अभी हम आपके साथ बैठे, वी विल नॉट गो फॉर एनी टेस्टिंग, व्हाई वी विल गो, मतलब एक टेस्ट है, नाक में वो नाली से मारते हैं अच्छा खासा, मतलब एक कोई बंदा जो करवाता है वो उसको पसंद नहीं करता कि दोबारा वो टेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो नोबडी गोज फॉर द टेस्टिंग। मतलब मैंने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, आपने भी नहीं करवाया होगा, वेयर एज लोग कहते हैं कि 1 साल के अंदर आपको हेल्थ के साथ करवाना चाहिए, बट वी डोंट गो फॉर दैट। हैविंग सेड कि 27% ये उन लोगों में से हैं जिनको सिम्टम्स आई हैं, तो सिम्टम्स फ्री इस वक्त लाहौर में, वो कहते हैं ना मेरे मुंह में खाक, वैसी वाली बात है कि इस वक्त लाखों लोग हैं, लेकिन क्या करें कि इफ आई एम सिटिंग इन द स्टूडियो तो आई एम सिटिंग इन द स्टूडियो, बिल्कुल ऐसे आई कैन नॉट बी कि शालामार बाग के अंदर मैं नहीं बैठा हुआ। अगर मैं ये सोचता हूँ तो मतलब मैं बिल्कुल बस अल्लाह ही रहम करे। तो फिर क्या कर सकते हैं हम? अब करना क्या? देख सकते हैं हम लोग, मैं आपको बताते चलूं कि सर्विसेज हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो उसमें 110 डॉक्टर जो हैं कोरोना का शिकार हुए हैं, तो फिर अगर डॉक्टर्स ही इस चीज का शिकार होते जाएंगे तो फिर इलाज कौन करेगा, किस तरह निपटेंगे हम? अब देखें, इसके लिए भी हमने जो गुजारिश की थी, अब हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन देखें कोई लठ बरदार है नहीं है। हुकूमत पता नहीं क्यों समझती है कि किसी भी, और यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स, यहाँ पे IPH है
उसके अंदर बाकायदा सेगमेंट डिपार्टमेंट लोग बैठे हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पे इन स्पेशलिटीज के, जिसको पब्लिक हेल्थ कहते हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं। उन बेचारों की सुनता कोई नहीं। अब एक मुलाजम जो बंदा होगा उसकी तो जरूरत नहीं है वहां पे बैठे सेक्रेटरी साहब जो फरमा रहे हैं तो उसके सामने कह दे कि सेक्रेटरी साहब ये ऐसी चीज नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब जब तक कि उन कंसर्न लोगों को जो बात भी कर सकते हैं, जो इसको समझते हैं, ये छोटी मोटी सूझबूझ भी रखते हैं, उनसे मुआवनत या उनसे मुशावरत नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे तो भले की तवक्को नहीं की जा सकती। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक तो हमने स्प्रेड अप करवा लिया, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टू बी डन। अब हमें क्या करना चाहिए? हुकूमत हुकूमत के अगर आपने देखा हो 110 डॉक्टर्स का आपने कहा सर्विसेज के अंदर, तो बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी अपनी मैक्सिमम बीच पे पहुंच गए। वहां पे बेड्स नहीं है, लोग बेचारे अब तरसते फिर रहे हैं कि बेड्स कहां पे लें। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी यही हालात है, हॉस्पिटल्स के अंदर। वेयर एज प्राइवेट के अंदर यह कहा जाता है कि 50,000 से लेके 1 लाख रुपया पर डे है प्राइवेट का। ठीक है। अब वहां पे जाके कहां से लेके आएंगे? कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना। मुमकिन नहीं है कि हुकूमत अपने वसाइल में से ये पूरा कर सके। तो वो जो मैंने अर्ज किया है कि हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, इनको गुजारिश कर रहे हैं कि हुजूर इस वक्त 18 के करीब मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर, सरकारी से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनके साथ 600 बेड्स के हॉस्पिटल्स हैं। खुदारा एक इमरजेंसी नाफिज की है आपने, उनको नेशनलाइज करें। उनके पास नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी साथ उसके साथ है, डॉक्टर्स भी उनके साथ हैं। सबको मिलकर ही काम करना चाहिए। यू हैव टू रेगुलेट। अब ये हुकूमत चाहे या वो प्राइवेट वाले चाहे कि सदका खैरात के साथ करें, देयर शुड बी अ रिट ऑफ द गवर्नमेंट। अ लॉ हैज टू बी ओवर देयर कि इमरजेंसी के निफाज के साथ हम ये चीजें करें। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आप कह रही हैं बिल्कुल ऐसा, खुदा करे आप सेक्रेटरी हेल्थ लग जाएं और फिर इनको कहें कि बिल्कुल मैं ऐसे, या गवर्नर लग जाएं कि वो कहे कि ऐसे। लेकिन ये मुल्क के अंदर एक जो वतीरा हमारा बन गया ना कि बजाय इसके कि हम कानून साजी करें, इमरजेंसी को डील विद करें और उनके लिए प्रिवेंट करने की खातिर, सारी दुनिया में पता था हमारे हमसाए में क्या हुआ है, ईरान में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ। कैन यू इमेजिन कि तीसरी जो चीज है दैट इज द वैक्सीनेशन। और आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, मतलब लाहौर में तो मैं सल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने शोर डाल के मतलब थके तो नहीं माशाल्लाह आप लोग, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ क्या हो रहा है? अभी मैं कल देख रहा था कि मैडम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने एक मजंग के एमएस को सस्पेंड कर दिया। वो पता चला, जो पहले ही हमें खदशा था कि जब प्राइवेट के साथ वैक्सीन आएगी तो ये सरकारी भी चोरी होनी शुरू हो जाएंगी। एक मरकजी वजीर साहब की फैमिली को वैक्सीन लगती गई। अभी वैक्सीनेशन, वी आर ऑन द शेम कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इन द रीजन। बिल्कुल हम लोएस्ट के ऊपर है पाकिस्तान। अब तो इसके आपको क्या लगता है, ये जो हम इतना सुस्त रवि का शिकार हो रहे हैं, अमल इतना सुस्त है, दूसरा अमल भी मुकम्मल हो गया लेकिन उतने लोगों को लग नहीं सकी जितने टारगेट था उनका, क्यों है ऐसी? क्या देखिए, एक मैं अभी नाम ना लेना चाहूंगा, एक नई सेनेटर बनी है, इत्तेफाक से मेरे प्रोफेशन के साथ ताल्लुक है, डॉक्टर लिखती है वो अपने नाम के साथ। तो उन्होंने किसी जगह पे ये फरमाया कि देखें पाकिस्तान में तो हर एक को कोरोना होना ही होना। ठीक है। जब पाकिस्तान के अंदर 60-70% को कोरोना हो जाएगा तो एक टर्म यूज की जाती है हर्ड इम्यूनिटी, इज्तिमाई कुव्वत मुदाफियत। अब उनका मानना यह है कि फिर ये इज्तिमाई कुव्वत मुदाफियत आएगी और दैट मीन्स लोग, लेकिन वो मोहतरमा मौसूफा ये भूल गए कि इसमें 32 लाख जनाजे उठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर हुकूमत इस किस्म की चीज सोच के कि अज खुद कुदरत की तरफ से इस निजाम ने आना है एंड यू हैव गिवन अप, हाउ कम दैट यू आर गोइंग टू डील विद इट। हुकूमत ने 60-70% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको जब वैक्सीनेशन देनी है, देन देयर इज द हर्ड इम्यूनिटी के जिसके साथ होगा। और आपको से बेहतर कौन जानता है कि अभी जाके 5 लाख, पहले चीन ने हमारे साथ सदका खैरात कर दिया, फिर 5 लाख एक और दे दी। अब सुनने में आया कि इस्लामाबाद के अंदर मतलब ये एक जो कल्चर बन गया ना, कल्चर बन गया कि मैंने नहीं उठना, क्या हम खुद नहीं बना सकते? ये देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बनाना कोई मजाक नहीं है, लेकिन शर्म की बात है कि छोटे छोटे ममालिक हैं, क्यूबा अमेरिका के मतलब नाक के ऊपर बैठा हुआ छोटा सा मुल्क बना सकते हैं, तो ये भी तो बना सकते हैं। दिस ऑल इज अबाउट द प्रायोरिटीज। जहां पे आप लोएस्ट देते हो, मतलब जीडीपी का हेल्थ के ऊपर हमारा लोएस्ट है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और मेडिकल जितनी भी हमारी डेवलपमेंट के ऊपर आपके कंसर्न ही नहीं है। वी हैव इंटायरली डिफरेंट प्रायोरिटीज। दिस इज द मैडम इशू ऑफ द प्रायोरिटीज। सरकार की प्रायोरिटीज क्या है? अभी वतीरा ये है कि पिछले ने ये किया, 70 साल से कुछ नहीं आया, भाई अब 3 साल तो आपको हो गए, 2.5-3 साल तो आपको हो गए, भाई यू हैव नॉट बेस्ड ऑन इट।
मतलब मैं नाम नहीं लेता उस शख्सियत का कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिसके ऊपर ढूंढे तो उसी साल के ऊपर जाके नाम पड़ता है कि जनाब ये मिस्टर सो एंड सो ने ये शुरू करवाई थी। बट वी आर डूइंग ओवर हियर। 7 साल के अंदर दुनिया अगर यहाँ पे करवा सकती है, अगर छोटे ममालिक जिन मुल्कों के अंदर नहीं है, दे कैन स्टार्ट, एटलीस्ट दे कुड हैव गिवन अप अ वे कि दिस इज द वे फॉरवर्ड जिसके साथ करेंगे। इनको एक ही सूझी है कि हमने प्राइवेट कैसे करने हैं, MTI एक्ट को कैसे लेके आना है, सरकार के मुलाजमीन को स्क्वीज कैसे करना है, हमने लोगों को दिहाड़ीदार कैसे बनाना है। और आई मीन ये वो रास्ते बेहतर रास्ते ही नहीं है कि अगर आपने कलकत्ता जाना है ना तो वो इस तरफ जाता है, आप जाएं इस तरफ। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि वहां पे आप जा सकेंगे। आई बिलीव हुकूमत को खल्के खुदा का ख्याल करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको इख्तदार दिया है, और ब्यूरोक्रेसी को भी मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर खुदा ने आपको भी अगर ये इख्तदार दिया और इज्जत दी है तो खुदारा वो काम कीजिएगा कि जिससे लोगों के दिलों से भी दुआएं निकल सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त कोई शॉर्टकट नहीं है कि इस चेन को तोड़ने के लिए जो है, इस चेन को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जिसको कहते हैं लॉकडाउन। अब ये कहना वजीर आज़म लॉकडाउन लगा दिया जाए, मैं नहीं कहता, ये साइंस कहती है भाई, मैं क्या बेचता हूँ, आई एम नथिंग। किसी आपके ख्याल में अगर लॉकडाउन कर दिया जाए तो वो ठीक है। अब मैम एक चीज है चल रही है, अब उसको हमने तोड़ना है। तोड़ने की खातिर क्या होगा? तोड़ने की खातिर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप उसका लॉकडाउन करें और मिनिमम 2 वीक्स करें, तब जाके ये चेन टूटेगी, वरना तो ये बढ़ता जाएगा। एक पानी अगर आता जा रहा है, जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, हाउ कम्स के वो सैलाब कैसे रुकेगा? लेकिन सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी तो अवाम ही करती है। अगर हुकूमत कह भी देती है कि वो बंद कर दी जाए, मार्केट बंद कर दिया जाए, फिर भी वो शटर खोल के या आधे बंद करके कारोबार कर रहे होते हैं। या तो किसी वजीर का पहले इंटरव्यू कर लिया, या आज आपने करना है। नहीं, सारे वटे अवाम नु मारो, सारे वटे अवाम नु मारो, द इजी गोल। सबसे पहले जैसे आते हैं या दोनों साइडों का दिखा रहे होते हैं रुख, हम न्यूज में दोनों साइडों का रुख दिखा रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे लोग लॉ अबाइडिंग है, प्रोवाइडेड वी इम्प्लीमेंट द लॉ इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। ठीक है। आपने देखा है मोटरवे के ऊपर तो कोई नहीं फेंकता, मोटरवे पे हम जाके क्यों सीधे हो जाते हैं? व्हाई इज इट सो? द रीजन बीइंग वहां पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हुकूमत ये कानून बनाती है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी तो पीपल विल बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर ये हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से, हमारी लीडरशिप की तरफ से, आपने देखा ना जल्द से जुलूस सरकार भी कर रही, जल्द से जुलूस ऑपोजिशन कर रही है, अभी ये सारे मार्च हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। हाउ कम दैट वन हैज टू बिलीव इट कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल ऐसे। अभी हम एक मिलने जा रहे थे, पीपल्स पार्टी के हैं कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, तो हमें कल ही उनकी तरफ से आया बिकॉज ड्यू टू द कोविड रीजंस हम अपनी मीटिंग जो उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। अच्छा। आई थिंक दीज आर पॉजिटिव एंड हेल्दी रवैये कौम के लिए। जब हम होंगे तो सियासत होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम होंगे तो सारी, और फिर ये सारा कारोबार चलेगा। और यही बात देखें आप, माशाल्लाह समझदार हैं, आपने समझ लिया जिंदगी होगी तो कारोबार चलेगा, लेकिन हुकूमत नहीं समझ रही। हुकूमत कहती है नहीं, कारोबार होगा तो जिंदगी होगी। अब ये देखिए इसको कौन समझाए? तो मुझे सर ये भी बताइएगा, जिंदगी के लिए इंसान का होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे फिर कारोबार, फिर ये टाइयां शाइयां, रंग बिरंगे कपड़े, ये फिर बात की बात है। मैं चाहूंगी कुछ हम बात कर ले बच्चों के हवाले से भी, कि पहले कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस बच्चों, ये वाली लहर जो है बच्चों को नहीं मुतासिर करेगी, उसकी वजह से स्कूल्स भी हमने देखा कि खोल दिए गए, लेकिन अब दोबारा बच्चों में ज्यादा वायरस पाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें पहले वैक्सीन करवा देनी चाहिए थी सबकी, फिर स्कूल खोल देने चाहिए थे? देखिए स्कूल खोलने की खातिर जो एक एक्सपर्ट्स कहते थे कि स्कूल के साथ मेनली ये था कि कैरियर तो कोई चीज भी हो सकती है कोविड-19 की खातिर, कि बच्चे बाहर से कोरोना वायरस लेके घर आएंगे और फिर उसके साथ। बट यू आर वेरी मच राइट, पहली वेव के अंदर भी ऐसा आया था कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल यहाँ पे हमारे यहाँ केसेस आए थे, बच्चों को इसने इन्फेक्ट किया था कोविड-19 ने, लेकिन रेशो कम थी। पहले ये था, समझा जाता था कि खवातीन के अंदर और यंगस्टर्स के अंदर नहीं होएगा, लेकिन ये वलायती वायरस जो आई है इसने खवातीन, यंगस्टर्स और बच्चों के अंदर इन्फेक्ट। एंड वन थिंग विच इज अलार्मिंग मेरी खातिर है, क्यों मैं ऐसे चीख के ये सारी चीजें कहता हूँ, द रीजन बीइंग कि इस वक्त इसका सीरियसनेस जो है वो ज्यादा है। अब हमारे यहाँ अस्पतालों के अंदर लोग वो आ रहे हैं, पहली वेव में वो लोग आए थे कि जो पॉजिटिव आए, हुकूमत ने स्क्रीनिंग भी करनी शुरू कर दी, ट्रेसिंग भी शुरू कर दी कि किसी के साथ आगे किस किस के साथ इनका कांटेक्ट था, वहां से बंदे ढूंढ के हमने उसको लॉकडाउन में लगा दिया। अब ना तो ऐसा हो रहा है, ना हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ना हम लोगों को साथ वो ट्रेसिंग का प्रोसेस उसके लिए कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर वो लोग आ रहे हैं, चूंकि अब तो कुछ सीख लिया हमने, इलाज भी इसका सीख लिया, फैमिली फिजिशियंस हमारे इलाज कर रहे हैं, लोग घर पे इलाज कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर वो लोग आ रहे हैं
जो कि इस वक्त सीरियस हैं, जिनको जिनकी सीरियस बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी है। सर बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अशरफ निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर थे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया है अभी भी हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और जनाब हम भी यही आपसे कहेंगे, दरखास्त करेंगे कि SOPs का खास तौर पर ख्याल रखिए, क्योंकि ये वेव बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आप जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। या वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से। तो कोरोना वायरस ने हमारा पूरा लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया है। मास्क का इस्तेमाल इस वबा के खिलाफ वाहिद हल समझा जाता है, लेकिन मास्क के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से कुछ लोगों को स्किन के मसाइल का भी सामना करना पड़ा है। वैसे भी मौसम भी तब्दील हो रहा है, और जब मौसम चेंज होता है तो स्किन के मसाइल भी सर उठा लेते हैं। मास्क का इस्तेमाल तो तर्क नहीं किया जा सकता, लिहाजा हमें स्किन की मसाइल का हल ही ढूंढना पड़ता है। तो आज हमने एक ऐसे ही मेहमान को अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रखा है, जो हमें स्किन के मसाइल की वजूहात बताएंगी और उनका हल और उनके तदारुक के हवाले से मुफीद टिप्स भी देंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्किन केयर एक्सपर्ट है नवाल ख्वाजा। नवाल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नवाल, जिस तरह मैं कह रही थी कि एक तो मौसम बदल रहा है, दूसरा कोरोना की वजह से हमें सबको मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। हमारे एक पूरे ड्रेस का समझ ले, ड्रेस कोड हो गया है कि मास्क हमने पहना है, लेकिन उसकी वजह से एक्नी बहुत ज्यादा हो रही है, पोर्स खुल जाते हैं। क्या वजह है इसकी? किस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं? इसका तो यही है कि अब हमें मास्क तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो अब हम अपनी स्किन के रूटीन को जो है टोटली शिफ्ट करेंगे। अभी मौसम एकदम से चेंज हुआ है, विंटर्स की स्किन केयर रूटीन जो थी वो बिल्कुल कुछ और थी। ज़्यादा कहा जाता था कि ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चिकना रखें, ऑयली मतलब ऑयली होगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन ड्राई अप नहीं होगी। लेकिन अब आपने सारी वो प्रोडक्ट्स को अपने चेंज करना लाजमी है। ये बेटर है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को पढ़ के लें, देखें कि उन पर क्या क्या लिखा हुआ है, और स्पेसिफिकली एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आजकल की हमारी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे उनमें इंपॉर्टेंट है। जैसे आ जाता है कि नॉन कॉमेडोजेनिक, ये एक वर्ड ऐसा है जो कि आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी ये जो प्रोडक्ट आप अपने फेस पे जब लगाएंगे तो आपके पोर्स को ये क्लॉग तो नहीं कर देगा, मतलब आपके पोर्स ब्लॉक तो नहीं हो जाएंगे। ये वाली प्रोडक्ट्स आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं अब के टाइम में। तो यही है कि अपने फेस वॉशेस सही रखें, इस तरह के ही फेस वॉशेस यूज़ करें ताकि जैसे ही मास्क रिमूव किया जाए तो आप फ़ौरन अपना फेस वॉश करें। रिफ्रेशिंग टोनर्स यूज़ करें ताकि आपकी स्किन में अगर कोई भी डर्ट या किसी भी वजह से आपके पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं तो वो चीज़ ना हो। क्योंकि हम लोग जो रूटीन इख्तियार की होती है, हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। और ये जो दरमियान वाला मौसम होता है, मेरे ख्याल से सर्दियों से निकल के जब गर्मियों में आ रहे होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है, अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है, क्योंकि इसमें ही आपको एक्नी भी हो रही होती है, इसमें आपके ब्लैक और वाइट हेड्स भी हो रहे होते हैं। तो इसलिए जिस तरह हम लोग मॉइस्चराइज, जैसे आप कहते हैं कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखनी चाहिए स्किन, गर्मियों में इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देना चाहिए हमें? नहीं, ऑपोजिट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हमें चाहिए कि हम वो वाली प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जिसमें लिखा हो कि इसमें ऑयल नहीं यूज़ हुआ, तो ये कि उससे फिर हमारा बैलेंस रहेगा। आप बिल्कुल भी अपने फेस को मॉइस्चराइजर से वो नहीं कर सकते कि एलिमिनेट कर दें, हम कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो उसके बाद ये होगा कि आपको एलर्जीज, ड्राइनेस एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाएगी। समर में भी ड्राइनेस होती है क्योंकि आपकी एकदम से स्किन टाइप शिफ्ट करती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा विंटर में कहते हैं कि हम ड्राई स्किन वाले हैं या हमारी स्किन नॉर्मल हो जाती है विंटर में, लेकिन जैसे समर आता है तो ऑयली हो जाती है, उस पर एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मॉइस्चराइजर लाजमी यूज करना पड़ता है। तो नवाल, इसकी ये भी वजह हो सकती है कि वो अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे होते। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में अभी तक लोगों को अपनी स्किन टाइप आइडेंटिफाई नहीं करनी आती है, तो ये बेहतर है कि आप अपनी स्किन पे वर्क करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझने की बस जरूरत है। क्या टिप्स आप देंगे, किस तरह हमें पता चले कि हमारी स्किन टाइप किस टाइप की है? इसमें सबसे एक बेसिक यही होता है, कहा जाता है कि ये टी जोन होता है हमारा, ये फॉरहेड का एंड ये चिन पार्ट तक का। तो ये अगर आपका ऑयली हो जाता है या आपको थोड़े टाइम बाद यहाँ पे नजर आता है कि बहुत शाइनी हो गया, तो डेफिनेटली आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आप गर्मियों में या सर्दियों में, दोनों ये वैसे कभी भी हो सकता है, लेकिन ये कि समर्स के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएट किया जाता है, इस तरह की चीजें ज्यादा आपको प्रोमिनेंट नजर आती हैं।
और अगर आपको कहीं पे अपने फेस पे ड्राई पैचेस नजर आते हैं, आपको वाइट कुछ भी नजर आता है, तो आपको फील हो जाएगा कि आपकी स्किन डेफिनेटली ड्राई है। और अगर रेडनेस आपको किसी भी चीज के बाद यूज करने से होती है तो उसका ये मतलब है कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी होता है कि चीक पार्ट जो है वो या तो वो ऑयली होता है, सेंटर पार्ट आपका ड्राई हो जाता है, फॉरहेड आपका ड्राई होता है, तो दैट इज द कॉम्बिनेशन स्किन। ओके, तो ये कुछ थोड़ी बहुत टिप्स हैं, आप उसको अगर अपने फेस को खुद देखेंगे, स्पेशली तब जब आपने कुछ टाइम अपने फेस पे मेकअप किया हुआ है या आप लोग थोड़ी देर बाद बाहर से आए हैं, तो आपको तब ज्यादा पता चलेगा कि अच्छा आपकी स्किन को एकदम से कैसा रिएक्शन हुआ है, कैसी आपकी स्किन नजर आ रही है, तब आपको टाइप ज्यादा बेहतर पता चलेगा। और नवाल, आगे हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी आने वाली है, शिद्दत इख्तियार करने वाली है, और हमने मास्क का भी लाजमी इस्तेमाल करना है। उसकी वजह से शायद हमारा जो स्किन कलर है वो टू टोन भी हो जाए, तो उससे किस तरह हम जो बच सकते हैं? उसके लिए एक तो सबसे पहली चीज सन ब्लॉक तो बिल्कुल मिस नहीं करना। मेकअप मिस कर दें बट सन ब्लॉक ना मिस करें। ठीक है। तो सन ब्लॉक ये कि, और वो भी SPF देख के यूज करें। SPF का मतलब ये है कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपका सन ब्लॉक है। तो वो बेहतर है कि आप 50 अबव लें, क्योंकि अभी बहुत तेज धूप पड़ेगी और डेफिनेटली आपकी स्किन बर्न भी होगी। ओके। तो उसके लिए 50 अबव SPF इज द बेस्ट थिंग। और एक और चीज मार्केट में बहुत कॉमन है, वो ये कहा जाता है कि केमिकल सन ब्लॉक लें कि फिजिकल सन ब्लॉक लें। तो ये चीज के ऊपर आप लोग बिल्कुल देखें कि लोगों को कहा गया है, मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल बेहतर है, केमिकल बेहतर नहीं है। ऐसा नहीं होता। केमिकल इज बेस्ट फॉर द ऑयली स्किन। दोनों में फर्क क्या है नवाल? एक का ये होता है कि केमिकल जो है उसका बस ये कहा जाता है कि जो यूवी रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी के थ्रू रिलीज की जाती है। बट जो फिजिकल है वो रिफ्लेक्ट आउट करती है, मतलब वो ये कि आपके फेस पे यूवी रेडिएशन आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है। सो इन बोथ केस आपका मेन फोकस तो यही होना चाहिए कि आपकी स्किन डैमेज ना हो। तो डैमेज से बचाने के लिए ऑयली स्किन वाले तो बिल्कुल जो है वो केमिकल ही यूज करें। अगर वो फिजिकल यूज करेंगे तो उनके फेस पे ऑयल ऊपर ही रहेगा एंड उनके पोर्स क्लॉग होने का बहुत इशू है। ठीक है। तो एक्नी वाले तो नहीं यूज। तो ये इससे पहले है, जिस तरह आप कह रहे हो कि सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, तो इससे पहले क्या डर्मेटोलॉजिस्ट से हमें रुजू करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, या कोई भी लगा सकता है? नहीं, आई थिंक ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। हाँ। इसमें डर्मेटोलॉजिस्ट का तो नहीं, तो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, आपको काफी ब्रांड से मिल जाएगा, किसी से भी मिल जाएगा। हाँ। बस उनसे कंसल्ट कर लें थोड़ा सा, कि अगर उनके पास 1-2 रेंजेस हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग, सेंसिटिव के अकॉर्डिंग। बाकी तो आई डोंट थिंक सो कि डर्मेटोलॉजिस्ट तक जाने का इतना, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि आपके स्किन के टाइप के भी सनस्क्रीन्स होते हैं और आपने वो यूज करने होते हैं कि SPF 50 या 100 या इस तरह के यूज करने हैं। ऐसा एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा आउटगोइंग हैं, मतलब आप जाते हैं सुबह जॉब पे जाते हैं, तो ये तो फिर आप बेहतर ये कि 50 अबव यूज कर ले। ठीक है। तो वो बेहतर है। बस ये 1-2 चीजें इशू जो लोगों को बहुत आता है कि सन ब्लॉक यूज करना है, व्हाइट कास्ट आता है, स्किन व्हाइट सी लगने लग जाती है, मतलब वो अच्छी नहीं लगती है, वो बहुत व्हाइट कलर आता है। तो उसके लिए कि आप ऐसी देख लें जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो व्हाइट कास्ट नहीं करती। ठीक है। वो मोस्टली आपको केमिकल में मिल जाएंगी। मोस्टली फिजिकल सनस्क्रीन्स व्हाइट कास्ट। तो क्या सिर्फ जब हम बाहर निकलेंगे तभी लगाएं, या घर में भी लगा सकते? अगर आप अच्छी मेंटेनेंस करना चाहती हैं अपनी स्किन की तो डेफिनेटली आप घर पे भी लगा के रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये जो एक्नी स्कार्स बन जाते हैं नवाल, ये क्यों बनते हैं? एक्नी स्कार्स एक बस डैमेज का रिएक्शन है। आपकी स्किन पे जब डैमेज हो जाता है तो उसके बाद एक रिएक्शन आ जाता है स्किन पे कि आपके स्कार्स डेवलप हो चुके हुए होते हैं। उसका भी प्रोसीजर है, लेकिन वो आई थिंक बेहतर यही कि उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। कुछ भी ये जो मार्केट में प्रोडक्ट्स ऐसे मिलती हैं कि जो कहती हैं कि वाइटनिंग है प्लस स्किन को हम फिल अप कर देते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो स्किन डैमेज वाले स्कार्स हैं, नॉट द ब्राउन स्पॉट्स, जिनके काफी जो लोग कहते हैं कि पोर्स ओपन हो गए हमारे, वो पोर्स ओपन नहीं होते, वो एक्चुअली स्कार्स होते हैं। तो वो वाले स्कार्स के लिए इट्स बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस हैं वो आपका स्किन को ऐसे रिपेयर करती हैं कि आपके जो सेल्स हैं वो जल्दी आ जाते हैं और आपकी फिर वो स्पेस फिल अप हो जाती है, लेकिन उसका भी टाइम ड्यूरेशन इज लाइक 1 ईयर। इतनी जल्दी ये चीजें फिल नहीं होती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और नवाल, जिस तरह हमने देखा कि लोग प्राइमर आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और खास तौर पर सर्दियों में मेकअप से पहले यूज किया जाता है कि आपके ऑयल ना आए। जी। तो क्या हम लोग गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज होता है। मैं खुद अब मैंने आज ही अपना प्राइमर स्विच कर दिया है। अच्छा, वो भी गर्मियों और सर्दियों का अलग अलग है? बिल्कुल, सर्दियों का हाइड्रेटिंग प्राइमर्स होते हैं जो आपकी स्किन को थोड़ा मॉइस्चराइज्ड रखते हैं। ठीक है। आप इवन आपके फाउंडेशंस डिफरेंट होते हैं। आप सर्दियों में थोड़ा ऐसे यूज करेंगे जो मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन जिनमें थोड़ा ऑयल कंटेंट है, ताकि आपकी स्किन ड्राई आउट ना लगे।
और जैसे ही आप समर आया मैंने तो सब कुछ अपना चेंज कर दिया। और अभी मतलब कि ये कि मैट फाउंडेशंस अब आएंगे। मैट फाउंडेशन सर्दियों में नहीं यूज़ होते, मैट फाउंडेशंस गर्मियों में यूज़ होंगे। और इवन कि आपके प्राइमर्स भी ऐसे हों जो ऑयल फ्री हों, जो कि आपके पोरलेस इफेक्ट दें, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को थोड़ा स्विच कर लें तो बेहतर रह जाएगा। ठीक है, ये भी एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप सब लोगों को भी मिली होगी कि गर्मियों का अलग प्राइमर है और सर्दियों का अलग प्राइमर है, तो अब ये खरीद लीजिएगा क्योंकि गर्मियां स्टार्ट होने वाली है। नवाल, मुझे बताइए, हमने देखा है मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के मास्क आए हुए हैं, जिससे हम आज बात भी कर रहे हैं कि मास्क की वजह से ज्यादातर एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मास्क आपको प्लास्टिक का भी मिल रहा है, आपको कपड़े पे भी मिल रहा है, आपको दूसरे मटेरियल में भी मिल रहा है। कौन सा मटेरियल अच्छा है जिससे शायद एक्ने हो लेकिन इतनी ज्यादा ना हो? आई डोंट थिंक सो, ये अनअवॉइडेबल इशू है ये बहुत बड़ा, क्योंकि मास्क के कपड़े से नहीं होती है, वो फ्रिक्शन से होती है। मतलब आपकी स्किन के साथ कुछ लग रहा है, बार बार लग रहा है, हाँ। तो वो एक तो आपकी स्किन पे ऑयल भी आया हुआ है, आपके पोर्स भी क्लॉग हो रहे हैं, और एक तरीके से वो मास्क ने कवर अप भी किया हुआ है, तो वो आपको इवेंचुअली एक्नी देगा ही देगा। तो ये है कि आप अपनी बाकी रूटीन को इस तरीके से रखें कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है, अपने फेस पे मास्क भी लगाया हुआ है, तो जैसे ही आपको मौका मिलता है मास्क रिमूव करने का, तो आप अपने फेस को फ्रेश करें। और जब आपने मेकअप रिमूव करना है उस टाइम पे आप प्रॉपर्ली अपनी स्किन को ऐसे क्लेंस करें कि कोई मेकअप लेफ्ट ओवर ना रहे, ताकि वो ओवर द नाइट आपकी स्किन में मेकअप रह के कोई एक्नी ना बने। बिल्कुल, मोस्टली एक्नी तभी बनती है जब थोड़ा स्किन क्लीन नहीं रह पाती और पोर्स में कुछ। तो क्या हमें ये एक्नी के हिसाब से या पूरी रूटीन क्या अपनानी चाहिए दिन में, कि हमें सुबह ये करना है स्किन के साथ, रात को सोते हुए हमें ये रूटीन अपनानी है? नहीं, आप लोग सुबह के टाइम पे तो आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ करने का फायदा होता है, सन ब्लॉक लगा के बस चले जाएं। लेकिन जो आप इवनिंग में घर वापस आते हैं, आके अपना मेकअप पूरा क्लीन करें, और ये कि क्लीन करने के बाद अपनी स्किन को इजी रखें। उसके ऊपर अगर आप कोई इस तरीके कोई चीज़ें लगा रहे हैं, जैसे कि विटामिन सी अब मार्केट में बहुत इन है, विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो लगाना सही है। उसके अलावा अब डर्मेटोलॉजिस्ट ही वो रिकमेंड करते हैं रेटिनॉइड्स वगैरह, ये प्रोडक्ट्स अच्छी रह जाती हैं स्किन के लिए। तो ये आपकी स्किन को रिफ्रेश भी करती हैं, और सारी रात जब लगी रहती हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी स्किन काफ़ी क्लेंस्ड और क्लीन होती है। तो ये रात को करना इज बेटर, क्योंकि रात के टाइम पे हमारी स्किन जो होती है वो ज्यादा वर्क मतलब सही से करती है, और उसको टाइम भी मिल जाता है वर्क करने के लिए, क्योंकि हम लोग उस टाइम तो मेकअप नहीं करना होता। और दूसरा ये कि नवाल, सीरम्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्या वो भी गर्मियों में यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी ऑयल बेस्ड होते हैं? उसमें फार्मूलाज का बहुत डिफरेंस है ना, कि आप किस तरह का ले रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए होते हैं, हर चीज में मॉइस्चराइजिंग जरूरी नहीं है। अब वो आप इस तरह के ले लें जो ऑयल फ्री सीरम्स हैं। अभी इस वेदर के अंदर आप अपने एक्नी वगैरह के लिए ऑयल्स मत यूज करें। ठीक है, अभी काफी ऑयल सीरम्स जो हैं वो बहुत नहीं, इस मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे वो, मतलब वो आपकी स्किन को फर्दर क्लॉग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे यूज करें जो कि ऑयल फ्री हो। और जो घर में रेमेडीज आजकल चल रही हैं, लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बेसन का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, देन आजकल जो फल आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज का भी वो मास्क बना के लगा रही है, फायदेमंद है? मैंने खुद बहुत ज़्यादा एक्नी से स्ट्रगल किया है। अच्छा। तो आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत हाई वो एसिड्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। जब आप डायरेक्टली स्ट्रॉबेरी को अपने फेस पे लगाएंगे तो वो आपको फर्दर इरिटेशन भी दे सकता है। अच्छा। तो इट्स बेटर कि आप वो चीज़ ना यूज़ करें। उसकी जगह पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कॉफ़ी है। कॉफ़ी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी है शुरू से एक्नी को काम करने के लिए, क्योंकि उसमें कैफीन होती है। तो अगर आप खाली एक्नी को खाली कॉफ़ी को अगर आप पानी में डिसॉल्व करके कॉटन पैड्स अपने फेस पे लगाते हैं तो आपका फेस काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। एक्नी भी आपकी, रेडनेस भी आपकी उससे कंट्रोल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप बेहतर है यूज़ करें। फेस मास्क अगर फ्रूट्स का लगाएंगे तो किसी की स्किन अगर सेंसिटिव होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक्नी के टाइम पे सेंसिटिविटी हाई हुई होती है, तो वो आपको फर्दर ब्रेक कर सकता है। एग्जैक्टली, किसी को पता नहीं चलता। नवाल ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। नवाल, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आई हैं, स्किन एक्सपर्ट थी, और हम बात कर रहे थे गर्मियाँ आने वाली हैं और उसमें क्या क्या हमें करना चाहिए अपनी स्किन को तरोताज़ा रखने के लिए और फ्रेश रखने के लिए। जनाब, यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, कोरोना की तीसरी लहर दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। कोरोना पर काबू पाने के लिए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर में हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ कार्रवाइयों की हिदायत भी जारी की गई है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद की जा रही है। हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो बस और मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से 50% सवारियों के साथ ही सफर यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं, जबकि वजीर आजम की जानिब से कहा जा रहा है कि कारोबार बंद नहीं किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट बंद होगी तो लोग काम पर कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का फैसला किस हद तक दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज है शबीर हैदर जफर। शबीर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। शबीर, ट्रांसपोर्ट बंद है, दफातर खुले हैं, काम भी हो रहा है, हर चीज चल रही है, लेकिन लोग दफातर में पहुंचेंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट ही बंद होगी तो क्या होगा? लाहौर ये परेशान है इस हवाले से। मंडी में बात यह है कि पहले लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के 19 रूट से वो बंद हुए थे, उसमें तकरीबन को रोजाना 3 से 3.5 लाख मुसाफिर सफर करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसके बाद कोरोना की वबा आई, कोरोना की मद में उन्होंने कहा कि जी बाकिया और मेट्रो बस थी, उसके साथ ऑरेंज ट्रेन चल रही थी, स्पीडो बस थी, वो भी बंद कर दी गई। स्पीडो बस के 16 रूट है, वहाँ पर 200 बसें चल रही थी, ऑरेंज ट्रेन थी और उसके साथ से मेट्रो बस। ये बंद करने से अब शहरियों के पास जो छोटी मोटी सहूलियात थी, सफरी सहूलियात के, वो अपने कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कनेक्टिंग की हुई थी अपने ऑफिस में पहुंचने के लिए, किसी न किसी तरीके से वो पहुंच जाते थे। वो अब बंद करने की वजह से उसके साथ साथ शहर के अंदर कुछ 350 से 400 के करीब वैगन और बसें चल रही थी कोस्टर्स जो बंद हुई। उसके ऊपर एक तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात आई हैं। शहरियों की जानब से यही कहा जा रहा है मतलब कि अगर हुकूमत ने ये अचानक ट्रांसपोर्ट बंद करनी थी कोरोना की वजह से, तो फिर कम से कम कोई मुतबादल ट्रांसपोर्ट दें। अब बात करें चिंची रिक्शा की और उसके साथ साथ ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा पर 6 मुसाफिर बैठाकर रिक्शा वाले लेके जा रहे हैं। वहाँ पे कोरोना नहीं है, वहाँ पे कोरोना SOPs की बिल्कुल धज्जियां खेड़ी जा रही हैं। कोई कोरोना SOPs को कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। और उसके साथ साथ जो है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानब से नोटिफिकेशन किया गया, गुज़श्ता रोज वार्निंग दी गई है कि अगर कोई भी अगर गाड़ी रोड पर आएगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। आज क्रैकडाउन किया जा रहा है, आज किसी भी गाड़ी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ठीक है। और मुसाफिर जो है वो अपनी मदद आपके तहत अगर कोई ऑटो रिक्शा पे जा रहा है या किसी के पास कोई बाइक है या गाड़ी पे किसी दोस्त से कोई लिफ्ट लेके जा रहा है तो वो अपने दफ्तर में पहुंच रहा है। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफर बिल्कुल नहीं हो रहा लाहौर के अंदर, ठीक है। लाहौर के अंदर मुकम्मल तौर पर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है कि कोरोना की वजह से। और शहरी इस वजह से परेशान है कि अगर ट्रांसपोर्ट को बंद करना है तो फिर दफातर भी बंद कर दिए जाएं, बिल्कुल ताकि लोग जिन्होंने जाना है अपने कारोबार पर जाना है या अपने दफातर में जाना है उनके लिए तो ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत होनी चाहिए ताकि वो अपने ऑफिस में आसानी से पहुंच सके और अपने घर में आ सकें। अगर किसी ने मार्केट में जाना है तो वो मार्केट में बआसानी जा सके और वापस आ जाए। और उसके हवाले से अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं मरतब की गई कि हुकूमत इसको बंद करने से पहले उन लोगों के लिए सोचती जो गरीब आदमी जिसने मजदूरी करनी है। एग्जैक्टली और जैसे आप बता भी रहे हैं कि चिंची रिक्शे भी चल रहे हैं, ऑटो रिक्शे भी चल रहे हैं जिसमें खुल्लम खुला खिलाफवर्जी चल रही है SOPs की, तो मुझे बताइए मेट्रो और ऑरेंज लाइन को क्यों बंद किया गया है? क्योंकि उसमें तो SOPs का ख्याल रखा जा रहा था, उसमें भी तो आप 50% लोगों को बिठा सकते थे, उस पर कंट्रोल अच्छा आप अच्छे तरीके से कर सकते थे। देखें, आप अगर बस वैगन या कोस्टर को आपने बंद किया तो वहां पे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप ऑरेंज ट्रेन पे और मेट्रो बस पे और स्पीडो बस पे तो अच्छे तरीके से 50% पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। शबीर हैदर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। वायरस के बढ़ते हुए फैलाव के पेश नजर आज से नई पाबंदियों का इतलाक भी हो गया है। कोरोना ज़ाब्ता इखलाक पर अमल न करने पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी हैं और कोरोना के खिलाफ इस जंग में कमिश्नर लाहौर डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान फ्रंट फुट पर हैं। शहर भर में खुद चेकिंग भी कर रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कमिश्नर लाहौर का स्पेशल स्क्वाड भी इन एक्शन में है। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ इस जंग के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कमिश्नर लाहौर डिवीजन है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आई एम फाइन, आप ठीक हैं? जी सर, मैं भी ठीक। सर, हम देख रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ जो है इस जंग में आप बहुत ही ज़्यादा इन एक्शन हमें नज़र आ रहे हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं आपकी तरफ से। जो लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं तो उनसे क्या सलूक किया जा रहा है, हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं।
देखें जी, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, पहले भी हमने बात की है इसके हवाले से। देखें, हम ये काम जो है वो इतना खुशी से नहीं करते, लेकिन हमें सबको इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इस वक्त शहर में इस वबा ने तबाही मचाई है। हमारे पास केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और हुकूमत ने बड़ा कड़वा घूंट पी के ये मुश्किल फ़ैसला किया है कि हमने अब 10-12 दिनों के लिए कुछ निज़ाम ज़िंदगी जो है डिफरेंट तरीके से गुजारना है। अब अगर इसमें लोग ताउन नहीं करेंगे और कागज़ों में एक नोटिफिकेशन हो जाएगा और लोग जो है उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, तो हुकूमती इन अहकामात का फिर कोई असर हमें हॉस्पिटल साइड पे या लोगों की केसेस के साइड पे नज़र नहीं आएगा। तो ये मुश्किल बात है, लेकिन बहरहाल हमें करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियाँ हुकूमत के लिए बचाना जो है वो हुकूमत का अवलीन काम है। तो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो लोगों से कराई जा रही है। मैं आपके चैनल से ये लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो खुद से कोऑपरेट करें, बजाय इसके कि इंतज़ामिया को अपनी मशीनरी हरकत में लाकर कुछ सख्त काम करने। बिल्कुल। और सर, कल हमने देखा है कि आपने बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, देन कैफेज हैं और फार्म हाउसेस भी बंद करवाए हैं जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। ये लोग क्या वजह बयान करते हैं, क्या वजह बताते हैं कि हम लोग इस वजह से जो है खिलाफ वर्जी कर रहे थे SOPs की? क्या वजह बतानी है? मतलब इस सोसाइटी के अंदर हमें थोड़ी सी इस बात का एहसास करना चाहिए। एक तो ये है कि बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको इस बात का एहसास करना चाहिए कि जब हम छोटे ठेलों को बंद कर रहे होते हैं तो वो हमें कहते हैं कि जी आप जाएं जरा बड़ों के पास, उनको भी देखें। बिल्कुल। और बड़े जो है वो वायलेशन कर रहे होते हैं और लेम एक्सक्यूजेस कि जी हमारा ये ख्याल था कि ये यकम से होना है और देखें जी हम तो खुले में बैठे हुए हैं और कोरोना तो जी वहां से भी फैलता है, यहाँ से कैसे फैल रहा है। इस तरह की बातें हैं, मतलब लेम है। और मैं आपको बताऊं कि असल बात वो ये है कि ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये कितना खतरनाक मामला है और हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करना है। हर इंडिविजुअल को इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना है, हर इंडिविजुअल को कलेक्टिव कैपेसिटी में करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी हुजूम में जाएं और वहां आप देखें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो आप भी मास्क उतार दें, बल्कि आपको वहां पर रोल मॉडल बनना चाहिए और लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए कि इस वक्त हालात खराब हैं और हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सर, जिस तरह आप फील्ड में इन एक्शन है, तो क्या लोगों का अभी भी वही रवैया है कि कोरोना है ही नहीं है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि लोगों के इल्म में तो है, क्योंकि ये तीसरी वेव है। इसके अंदर हर फैमिली में एक आधा बंदा बहरहाल कोरोना से गुजर चुका है, इसलिए लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो है। शहर लाहौर के अंदर कम से कम ये नहीं है कि लोग ये कहें कि जी कोरोना है ही नहीं, लेकिन एक ओवरऑल जो हमारी टेंडेंसी है, कंप्लेसेंसी है, हम समझते हैं कि जी अगर हुकूमत ने कहा मास्क पहनो तो मास्क ना पहनना शायद बहादुरी है। तो ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को इस बात को बावर कराने की ज़रूरत है कि आप सब ने कंट्रीब्यूट करना है इस जंग के अंदर, अदरवाइज अकेली हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग कोरोना SOPs पे अमल दरामद करते हैं, खुद से करते हैं, वो डिस्करेज होते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अमल दरामद नहीं कर रहे उनके खिलाफ सरकार जो है वो कोई एक्शन ही नहीं ले रही। अब सारे शहर के होटल नहीं खुले हुए, चंद खुले हुए। वो जो चंद खुले हुए हैं, वो जो जिन्होंने बंद किए हुए हैं, वो डिसअपॉइंट होते हैं, वो डिसहार्ट होते हैं कि देखें हम तो कोरोना SOPs पे अमल दरामद करके अपना रेस्टोरेंट बंद करके बैठे हैं, ये जो लोग खोल के बैठे हैं इनको कोई कुछ कहता ही नहीं है। इसलिए इंतजामिया को हरकत में आना पड़ता है। एक यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए बहरहाल हमें लेके चलना पड़ेगा, वरना हम कामयाब नहीं हो सके। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये इंतजामिया ने जो SOPs जारी की हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह से, इसके जरिए हालिया इन्फेक्शन को कितने दिनों में काबू पा लिया जाएगा? क्या मुकम्मल लॉकडाउन भी लग सकता है? जी, मैं वजाहत कर दूं, ये वायरस जो है वो लोगों के मेल मिलाप से फैलता है। हम सबको पता है, अभी हम तीसरी वेव में हैं, साल से ऊपर हो गया। ये लोगों के मेल मिलाप से फैलता है। लोगों का मेल मिलाप आप जितना कम करेंगे उतना ज्यादा इस वायरस के कंट्रोल होने का इम्कान है। और अगर हम इसका मेल मिलाप कम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है ये फैलेगा। अब ये जो मेजर्स हुकूमत ने लिए हैं, ये बड़ा सोच समझ के लिए हैं कि हमारा ये ख्याल है कि इस दरमियान में अगर हमने अच्छी इंप्लीमेंटेशन की तो यकीनन वायरस पे कंट्रोल होगा, बीमारी पे कंट्रोल होगा, ये ज़्यादा नहीं फैलेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता लोगों ने ताउन न किया और ये बीमारी कंट्रोल होने के असरात हमें नज़र ना आए तो लामुहाला ये जो लॉकडाउन है ये सख्त भी हो सकता है और एक्सटेंड भी हो सकता है। जो इन्फेक्शन है ये बिला रोक टोक की वजह से आया है या इसने जो साख्त चेंज की है उसकी वजह से ये फैल रहा है? देखिए जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से अगर वायरस को कंट्रोल किया है तो वो चाइना ने किया है। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट अपने बॉर्डर कंट्रोल्स रखे थे और उनके बॉर्डर के ऊपर इस तरह की अरेंजमेंट्स थी कि हर शख्स जो चाइना में दाखिल होता है वो 14 दिन के लिए उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर क्वारंटीन करता है और उसके बाद फिर वो जिस फर्दर जगह पे उसने जाना होता है वहाँ से अगर उसको इजाज़त ना मिले तो वो वापस भी आ जाता है। तो वो पर्टिकुलरली उसको इजाज़त लेके वहाँ जाना पड़ता है। उसी वजह से आपने देखा कि चाइना ने बहुत इफेक्टिवली
इसको कंट्रोल किया। और बहुत सारे दुनिया में ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इफेक्टिव बॉर्डर कंट्रोल की वजह से इस वायरस को अपने मुल्क में आने से रोका। लेकिन देखें, ये बड़ी इकोनॉमीज है। ये कहना तो बहुत आसान है कि चाइना की तरह का हम मॉडल ले आएँ, लेकिन पाकिस्तान चाइना की तरह के मॉडल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम शायद एक शहर को दूसरे शहर से जुदा नहीं रख सकते, इतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पूरी दुनिया ने फिर ये रियलाइज़ किया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि इस वायरस के दाखिले को वो नहीं रोक सकते अपने ममालिक के अंदर। इवेंचुअली एक तरीकाकार वजह हुआ कि ज़िंदगी अब इस तरह से गुजारी जानी है। SOPs डेवलप हुई कि आपने कैसे एक दूसरे से मिलना है, मास्क का रोल जो है वो अपनी हमारी ज़िंदगियों में नुमाया हुआ, हाथ धोने हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस जो हैं वो लोगों को बताई गई। तो अब ज़िंदगी तो बहरहाल हमने इस तरह गुजारनी है। हम ये बॉर्डर बंद करके, शहर बंद करके, लॉकडाउन करके ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये बात भी आप जहन में रखिएगा कि जब लॉकडाउन लगाए जाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम अपने हेल्थ सिस्टम को थोड़ी सी रिलीफ दें। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो अगर अंडर प्रेशर आ जाए, वहाँ बेड्स खत्म हो जाएं, वहाँ वेंटिलेटर्स खत्म हो जाएं, तो लामुहाला लोग जो है वो बगैर इलाज के खुदा न खास्ता मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये लॉकडाउन्स लगाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर इस तरह किया है कि आप उसको बंद नहीं रख सकते। जितना मर्जी भी, आपने भी देखा कि हम इतनी सख्ती करने के बावजूद भी शायद लोगों को मास्क पहनाने में कामयाब नहीं हुए। आज भी आपको शहर में कोई ना कोई ऐसे लोग जरूर नजर आ जाएंगे। थोड़ा लाहौर से बाहर निकलें, आपको सबर्ब्स के अंदर ऐसी जगहों पर नजर आ जाएंगे लोग। कल मैं बेदिया रोड पे खुद मुशाहिदे में था कि बहुत सारे लोगों ने वहां पर मास्क नहीं पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम शहर से बाहर कहीं फिर रहे हैं और लोगों को इल्म ही नहीं है कि कोई वबा आई हुई है। तो देखें, इसलिए ये जब ऐसी सूरत हाल आ जाए तो फिर हुकूमत को लामुहाला लॉकडाउन लगाने पड़ते हैं, ताकि आप अपने हॉस्पिटल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करें और जो आपकी कर्व हो वो फ्लैटन हो, हमें थोड़ा टाइम मिल जाए, वहां पर मजीद बेड्स का इजाफा किया जा सके, वहां पर मजीद वेंटिलेटर्स का इजाफा किया जा सके। बट देखें, ये सोल्यूशन फिर भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेड बढ़ाते रहें और बीमारी जो है वो ग्राउंड पे फैलती रहे। बहरहाल बीमारी को रोकने के लिए इकदामात जो है वो लेना बहुत जरूरी है। जब तक तमाम जैसे हॉस्पिटल्स की बात की है तो इसी की बात कर लेते हैं हम। जिस तरह हेल्थ इमरजेंसी की जानिब जा चुके हैं, और क्या हमारे जो सरकारी और निजी अस्पताल हैं उनमें इतने बेड्स मौजूद हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें ज्यादा इसका वर्स्ट सिचुएशन से अगर सामना करना पड़े तो हम तैयार हों उसकी वजह से, उसके लिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहली वेव में भी पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह पर ऐसी सूरत हाल नहीं आई। ऐसा ज़रूर था कि कोई एक अस्पताल ऐसा शहर में होगा जहां पर बेड या वेंटिलेटर ख़त्म हो गया, लेकिन शहर में बहरहाल किसी न किसी अस्पताल में, किसी न किसी हेल्थ फैसिलिटी में वेंटिलेटर्स और बेड्स अवेलेबल रहे। आज भी ये सूरत हाल है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ख़त्म हो गए हैं बेड्स। लेकिन देखिए, मैं जो पहले बात कर रहा था उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप बेड्स का इजाफा कर दें और आप वेंटिलेटर्स का इजाफा कर दें। बहरहाल आपको करना तो पड़ेगा और हमारी इंतजामिया इसके लिए तैयार भी है, लेकिन असल में इसके स्प्रेड को रोकना जरूरी है। अगर आप इसके स्प्रेड को नहीं रोकेंगे तो कितने भी नंबर ऑफ बेड्स जो हैं वो इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर हम बीमारी के स्प्रेड को नहीं रोकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बार बार रियलाइज कराएं कि वो घर से बाहर निकलते वक्त वो 3-4 चीजें याद कर लें कि एक, उन्होंने मास्क पहनना है, दूसरा उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी से गले नहीं मिलना, समाजी फासला बरकरार रखना है। कोशिश करनी है कि अगर वो मास्क अपना उतारें तो कम से कम टाइम के लिए उतारें। अगर कोई मजबूरी है, पानी पीना है, कोई ऐसा मसला है जिसके लिए मास्क उतारना पड़ जाता है, तो फौरी तौर पर उसको पहन लें और इस दरमियान में अपने हाथों को सैनिटाइज करें, अपने चेहरे को टच ना करें। ये बेसिक सी बात है। अगर तमाम लोग ठान लें कि हमने ये करना है तो देखें, ये वायरस ने बहरहाल आपके मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते और किसी जख्म के रास्ते आपकी बॉडी में एंटर होना है, वो नहीं एंटर हो सकेगा अगर हम एहतियात करेंगे। हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनको वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। हमारे लिए अब बेहतरीन तरीका यह है कि हम SOPs पे अमल दरामद करें और अपनी वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार करें। जब हम वैक्सीनेट हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस सूरत हाल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो क्या सर, आप जिस तरह आपने वैक्सीनेशन के अमल की बात की है, क्या आप इसके रफ्तार से मुतमईन हैं? ये अकॉर्डिंग टू द प्लान ही चल रहा है या कमी का सामना भी करना पड़ सकता है हमें? हमें कमी का सामना वैक्सीन के हवाले से नहीं है। वैक्सीन हमारे पास उन तमाम लोगों के लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन इंसिडेंटली अगर हम किसी एक दिन 20,000 लोगों को बुलाते हैं तो हमारे पास सेंटर्स में 15,000 लोग आते हैं, 5,000 लोग नहीं आते। तो ये स्पीड जो है वो अल्टीमेटली बहरहाल लोगों पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो निज़ाम वज़ा किया है NCOC ने वो इस तरह का है कि वो वॉलंटरी है, यानी कि आप खुद से मैसेज करते हैं कि मैंने टीका लगवाना है और उसके बाद फिर आपको सेंटर बताया जाता है। फिर अगर आपको वो सेंटर पसंद ना हो तो आप अपना सेंटर चेंज करते हैं। उसके बाद आपको डेट बताई जाती है। अगर आप उस डेट पे नहीं आते तो हमारा सिस्टम बहरहाल स्लो हो जाता है। हमने लाहौर में इस तरह के इकदाम जरूर लिए कि हमने पहले 70+ को, उसके बाद फिर 65+ को एक एक्सपो सेंटर में जहां हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है वहां हमने वॉक इन अलाउ किया
और अब जो है मीनार पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि क्या स्पीड चल रही है। इवेंचुअली हो सकता है वहाँ पर भी बाद में हम वॉक इन अलाउ करें। हम अपनी स्पीड को ज़रूर बढ़ा रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन की फ़िलहाल कमी नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान इस तरफ कम है और उसको तेज़ करने के लिए बुनियादी तौर पर हमें लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है कि ये वैक्सीन जो है ये इसमें कोई खतरा नहीं है, या आपको नुकसान नहीं देगी और इसको लगवाना जो है वो आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है सर कि इंतजामिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो अपना रवैया चेंज करें और SOPs का खास तौर पर ख्याल रखें, तभी आप बच सकते हैं इस मोदी वबा से। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर लाहौर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपकी जितनी भी हिदायत आई हैं और लोगों से ताउन करने की हम भी अपील करते हैं कि जनाब SOPs का खास तौर पर ख्याल रखिए। मुझे आपने इजाजत दी, लेकिन मैं फिर कहूंगी SOPs का खास तौर पर आप लोगों ने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।